आपके सामने मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। और यहाँ पे मैंने मेरे प्रीवियस कई वीडियोस और कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि जो निफ्टी है उसका जो व्यू है वो मुझे लगता है अभी कहीं नहीं जाएगा। इंडेक्स इंडेक्स जो है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर है। और जो एक अपसाइड की रेंज है वो 25,672, जो एक ये अपसाइड का रेजिस्टेंस है, ये एक मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब हम इसकी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 25,622 का आ रहा है। और जो मार्केट का एक जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, वो ये 200 मूविंग एवरेज है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट है उसके पहले उसने रिट्रेस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक बाइंग सिग्नल है। लेकिन मार्केट जब एक रेंज में होता है तो उसमें क्या होता है कि मार्केट जो इंडेक्स है वो आपको इतना मूवमेंट करते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन जो उसके अंदर के जो स्टॉक्स है, ऐसा ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है कि इंडेक्स कहीं नहीं जाता है लेकिन जो स्टॉक्स होता है वो, आप खाली इंडेक्स को देखते हो लेकिन स्टॉक्स जो है वो 2 गुना 3 गुना और अप्रोक्स आपको मैक्सिमम रिटर्न देके जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो 24,525 का जो एक सपोर्ट है, 24,525 और 25,000, इसी इसी रेंज के बीच में आपको एक जो इंडेक्स है वो साइडवेज हो सकता है, मे बी ये यहाँ पे कुछ ऐसा एक्शन करते हुए दिखे। और जो सेक्टर्स है जो अभी आने वाले दिनों में जो अच्छा कर सकते हैं वो मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है और जो फॉस्फेट्स और केमिकल की इंडस्ट्रीज है। जो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर कुछ एक मोमेंटम है, कुछ जो स्टॉक स्पेसिफिक, ये मार्केट जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर्स आप देख सकते हो। और बेसिक एक दो फॉस्फेट के स्टॉक्स है, उसके मैं आपको यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री के अंदर और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई एक दो स्टॉक्स है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। मैंने 2 वीक्स पहले एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था बाय द नेम ऑफ जिंका लॉजिस्टिक्स। तो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो, जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हो तो आप कैसे कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर है, और ये कंपनी का मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा था, और ये कंपनी के अंदर मैनेजमेंट बहुत बुलिश था, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग का जो मार्जिन है वो कंटिन्यू रहेगा और हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती रहेगी। अभी ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, ये सब टर्म्स आपको अगर नहीं पता तो मैंने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर फंडामेंटल की पूरी सीरीज अपलोड की है, तो उसके अंदर आप चेकआउट करिए। उसके अंदर आपको फंडामेंटल के बेसिक टू एडवांस सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस कॉल में बता रही थी कि जो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो प्ले आउट होगा, और हमको जो है वो एक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बुलिश था। और उसी के साथ में कंपनी के जो वैल्यूएशंस थे वो अच्छे खासे लेवल्स पे थे। जब हम लोग ने 480 475 के आसपास इसमें बाइंग किया था तभी वो कंपनी 2024 की पी के आसपास था, और उसकी जो मार्जिन है, सेल्स ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी थी। तो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया था, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ये कंपनी अच्छा करे। मैं आपको यहाँ पे खाली मेरा व्यू बता रहा हूँ। और एक और हम लोग ने कंपनी जो डिस्कस की थी बाय द नेम ऑफ टीजीवी सार। तो ये कंपनी जो है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है। अभी मैं आपको एक जो हमारा नया जो दूसरा टॉपिक है, कॉमन इन्वेस्टिंग स्टॉक फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर जब आप कोई कंपनी को बाय करो या फिर जब आप कंपनी को देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये कंपनी का मार्केट कैप क्या है। अभी ये मार्केट कैप का क्या मतलब है, 1430 का मतलब है, अगर आपको आज ये कंपनी को खरीदना है, अगर समझिए मैं ये कंपनी के पास जाता हूँ और मुझे, और मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी कंपनी को मुझे खरीदना है, आपकी कंपनी का क्या वैल्यू है, तो वो बोलेंगे अगर आपको ये कंपनी खरीदनी है तो 1430 करोड़ में आपको मिलेगी। तो अभी आपका सवाल आएगा कि ये 1430 करोड़ में इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें मिलेगा क्या, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं समझिए मेरे जेब से 1430 करोड़ रुपया दे रहा हूँ तो उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो हम लोग जब इसकी बैलेंस शीट पे आएंगे तो यहाँ पे अभी ये कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 1430 करोड़ के आसपास है। उसमें से कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, 1071। अभी मैं आपके सामने एक बेसिक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो वन यहाँ पे देखिए ये जो रिजर्व्स है वो रिजर्व्स कितना है, 1071। तो 1070 करोड़ का रिजर्व्स है। और उसके सामने कंपनी की बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब कंपनी का डेट कितना है, कर्जा कितना है, कंपनी को कितना पैसा देना है। तो उसके सामने बोरोइंग्स जो है वो 355 की है। तो अगर समझिए मेरे पास 1071 रुपीज है, मेरे जेब में 1071 रुपीज है, उसमें से मुझे जो किसी को देना है, समझिए आपको मुझे ये पैसा देना है, तो कितना देना है, 355। अभी मेरे जेब में कितना रहेगा, 716, मतलब 716 रुपीज मेरे पास रहेगा। मतलब 716 करोड़ मेरे जेब में आ जाएगा जब मैं ये कंपनी को खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कंपनी को खरीदा 1430 में, तो 1430 माइनस, जैसे ही कंपनी मेरी हुई तो उसी के साथ जो रिजर्व्स है कंपनी के वो भी मेरे होंगे। तो मुझे रिजर्व्स कितने मिल रहे हैं, 716। अभी मेरा ये जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 700 करोड़ के आसपास। अभी ये 700 करोड़ कंपनी जो है वो
कब तक उतना प्रॉफिट कर पाएगी। तो मैं सिंपल इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ये कंपनी अभी मुझे 1400 करोड़ में मिली थी, उसकी कंपनी के पास 700 करोड़ का रिजर्व था, उतना तो कंपनी के पास पड़ा ही था। तो उतना मेरा वो जो अमाउंट है वो लेस हो गया मेरे में। और ये 714 करोड़ जो रुपीज है, उसमें से ये कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है। तो भाई देख लेते हैं कि हम लोग जो है वो कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली कंपनी क्या कर रही है, ये इसका नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी देखिए 2023 में नेट प्रॉफिट कितना था, 362 करोड़ था। तो हम लोग वो अमाउंट को नहीं लेंगे, हम लोग सबसे जो अभी लेटेस्ट है वो लेते हैं। तो समझिए कि अभी जो इसका 12 मंथ ट्रेलिंग है, तो ये कितना आ रहा है, 117 करोड़। मतलब कंपनी हर साल 117 करोड़ कमा रही है। तो अगर ये कंपनी कंटिन्यूस 117 करोड़ कमाते गई, तो मेरा ये 714 करोड़ है वो कब तक आएगा मेरे पास। तो समझिए कि इस 714 करोड़ को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। हम लोग 117 नहीं ले रहे, हम लोग 100 करोड़ ले रहे हैं। तो समझिए हर साल कंपनी 100 करोड़ रुपया कमाएगी, तो वो भी तो मेरा होगा क्योंकि मेरी कंपनी है अभी तो समझिए इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, तो कितना आ रहा है, 7.14। मतलब 7 साल के अंदर ये कंपनी के अंदर जो मेरा पूरा पैसा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ये कंपनी को आज मैं खरीदता हूँ तो मुझे इतना अमाउंट देना पड़ रहा है, उसमें से अगर समझिए कंपनी ने 7 ईयर्स तक, मतलब अगर समझिए खाली 7 साल तक, आने वाले 7 साल में ये कंपनी ने 100 100 करोड़ रुपया कमाया, उससे ज्यादा कमाया तो वो मेरा बेनिफिट है, उससे कम कमाया तो ये मेरा रिस्क है। और लेकिन अगर समझिए कंटिन्यू इसी अमाउंट पे ये कंपनी करती गई, तो ये 7 साल के अंदर मेरा जो पूरा पैसा है वो पूरा फ्री हो जाएगा, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा फ्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक टर्म के अंदर मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये देखिए ये फाई का है, मतलब 5 6 साल के अंदर ये कंपनी का पूरा पैसा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक कंपनी, हम लोग ने एक ओवरऑल खाली एक छोटा सा वैल्यूएशन किया है कि इतनी महंगी नहीं है। मतलब अगर कंपनी को अगर आज आप समझिए अगर बेच दो तो आपको बुक वैल्यू कितना मिलेगा, 110 करोड़, 110 पर शेयर। और इसका प्राइस कितना चल रहा है, 134। मतलब इतना महंगा नहीं है कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, आप ये जो मैंने फ्रेमवर्क बताया, इसको आप कोई भी कंपनीज के साथ कर सकते हो, आप इसको कोई भी कंपनीज में ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कंपनी का ओवरऑल व्यू ले सकते हो। तो अब अगर समझिए आज के टाइम पे अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी रिस्क क्या हो सकती है। यहाँ से अगर समझिए मार्केट 50% भी क्रैश हो सकता है, लेकिन हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं तो हमको पता है कि कंपनी इतना इतने में मिल रही है, इतना पैसा पड़ा है उसके पास, कंपनी के ऊपर इतना कोई डेट नहीं है और कंपनी इतना पैसा कमा रही है। उसी रेट पे अगर समझिए करती गई तो ये जो पैसा है वो 6 7 साल में कंप्लीट हो जाएगा और मेरी कंपनी फ्री है। मतलब आज के टाइम पे इतना वैल्यूएशन महंगा नहीं है। तो ये कुछ एक मैंने आपको वैल्यूएशंस के मेथड बताए। और ये कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया था यहाँ पे। और ये कंपनी का जो पीई रेशियो है वो भी इतना महंगा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि कैसे आप जब वैल्यूएशन सस्ते होते हैं और जब हम इसको इसके प्राइस पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसका कंपनी का जो चार्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी कंपनी के जो ओवरऑल टेक्निकल्स है वो भी एक अच्छे अच्छे पैटर्न में। ये देखिए कंपनी ने एक बड़े बेस के बाद एक एक बहुत ही लंबे बेस के बाद कंपनी में एक ब्रेकआउट आया, बेस ब्रेकआउट। कंपनी बेस से बाहर निकली है। सेम जब यहाँ पे हुआ था, बेस बेस से बाहर निकली थी कंपनी, देखिए यहाँ पे कंपनी 31 रुपीज से पीक पे 173 गई थी और वहां से फिर एक कंसोलिडेशन हुआ और अभी फिर से ये ब्रेकआउट के बाहर निकल रही है। तो टेक्निकल्स में अच्छा है, फंडामेंटल्स में अच्छा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप जो है वो दोनों को कंबाइन कर सकते हो और कैसे आप एक नॉर्मल वैल्यूएशंस को कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉमन इन्वेस्टिंग के कुछ स्टॉक बाइंग गाइड, और मैंने आपको बताया कैसे आप टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को मिक्स कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।